प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन सिकरोदिया स्वागत करता हूं आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पर डिस्कस कर रहे थे। उसमें चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम पढ़ रहे थे। उसमें सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोगों ने जिन्होंने सब अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास तक हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम 1.2 की तरफ चर्चा करते हैं। कुछ थोड़े बहुत फैक्ट हैं जो आपको आने वाली प्रश्नावली में काम आएंगे, तो मैं उनके ऊपर एक बार चर्चा कर लेता हूं, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जुड़ जाइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, हालांकि हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस कर लिया था, मैं एक बार इनको और रिवाइज करा देता हूं क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा अपरिमेय ज्यादा पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होती हैं अपरिमेय संख्या, उन पे देखते हैं। शुरुआत हमने बताई थी आपको, मैंने अपरिमेय संख्या परिमेय बताई थी। परिमेय कौन सी? जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0। ये तो विद्यार्थियों आपको पूरी मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है। बटे में 0 नहीं आना चाहिए। किसी के भी बटे में 0 है तो वो परिभाषित नहीं है। तो बटे में 0 आ रहा है तो आप उसको मत लाओ। कोई सी भी कैलकुलेशन हो, कहीं भी कैलकुलेशन हो, बटे में 0 नहीं लाएंगे हम। देखिए बहुत रेयर केसेस में हम 0 पढ़ते हैं, अन्यथा बटे में 0 नहीं पढ़ते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इनको अक्सर हम एस से व्यक्त कर देते हैं। ज़्यादा स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं है इसका, पर फिर भी हम इसको एस से व्यक्त कर देते हैं। चलिए वे संख्याएं, वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं। विद्यार्थियों देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। और जल्दबाजी में कहीं आपने इस तरह से पढ़ लेती है जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय नहीं। विद्यार्थियों ये नहीं है, जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। अगर वास्तविक नहीं लिखोगे तो संख्या काल्पनिक भी होती है, मैंने डिस्कस किया था। तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए एक डेफिनेशन और है इनकी, वो क्या है? वो जो परिमेय संख्या की पढ़ी थी वही सेम डेफिनेशन। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और परिमेय में क्या था? लिखा जा सकता है। इसमें मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और Q 0 नहीं हो, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। और P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक हैं, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, या तो वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए और परिमेय नहीं होनी चाहिए, तो वो अपरिमेय हो जाएगी। या फिर अगर P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं उसको और P और Q पूर्णांक हैं, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं उदाहरण के रूप में ले लेता हूं कुछ, जैसे √2 जो संख्या है, इसका जो √2 जो संख्या है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √3, क्योंकि विद्यार्थियों इनका पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा। यहां आपको थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल आ जाए वो फिर अपरिमेय नहीं होती। उदाहरण इधर दिखाई दे रहा है आपको। √4 का वर्गमूल आप पढ़ते हो 2, और √9 का कितना? 3। ऐसे 16, 25, 36 आप निकाल सकते हो। 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, ऐसे। तो वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं है। वो संख्या कौन सी हैं? परिमेय संख्या हैं। तो √4, √9 ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। और जबकि वे संख्या जिनका वर्गमूल नहीं आता, √2, √3, √5, √7, ये कहूँ कि मैं 8, √10, 11, 12, 13, 14, इनको छोड़ दो बस पूर्ण वर्ग संख्याओं को। बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब आपकी कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा। तो यहां तक आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे। अच्छा अब देखिए, मैं वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। उसमें देखो वास्तविक संख्या अगर कोई है तो वो तो या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो या तो परिमेय हैं या अपरिमेय हैं। वास्तविक संख्याएं हैं जितनी भी वो या तो परिमेय हैं या अपरिमेय हैं। यहां देखिए
मैंने यहाँ लिखा है कि परिमेय और अपरिमेय, मतलब ये समूह है, ये परिमेयों का समूह और अपरिमेयों का समूह मिलकर क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्याओं का समूह बनाते हैं। परिमेय संख्याओं का समूह प्लस अपरिमेय संख्याओं का समूह, यानी इनमें अगर जितनी भी संख्याएं हैं, अनंत संख्या इसमें, अनंत संख्या इसमें, तो यहाँ भी अनंत बन रही है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, मान लीजिए जितनी भी हैं, उनको टोटल कर दो, क्या आ जाएंगे आपके सामने, वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। अंत इनका है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अगला आपके सामने नीचे मैंने एक लाइन प्लॉट की है, इसको बोलते हैं हम संख्या रेखा। इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा, और इसे हम क्योंकि वास्तविक संख्याओं को निरूपित करते हैं, इसलिए इसको वास्तविक संख्या रेखा भी बोला जाता है। तो ये संख्या रेखा या वास्तविक संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा या वास्तविक संख्या रेखा? चूंकि इस पे संख्याओं को दर्शाया जाता है, चूंकि इस पे किसको दर्शाया जाता है विद्यार्थियों, संख्याओं को दर्शाया जाता है। और संख्याओं को दर्शाने के कारण, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, ये क्या है, वास्तविक संख्या रेखा। तो ऐसी संख्या रेखा जिस पे वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी संख्या रेखा कहलाती है। अच्छा देखो, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका मतलब समझ लीजिए आप कि क्या कह रहा है। देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो आप। चलिए सर जी, हमने 2 ले ली, हमने कितनी ली, 2, तो 2 के लिए एक ही स्थान है, बस एक निश्चित जगह पे प्लॉट किया जाता है, इसको एक बिंदु से निरूपित किया जाता है। मतलब ये फिक्स है, अगर 2 लिया है तो 2 एक ही जगह आएगा। ऐसे नहीं भाई साहब यहाँ 2 कर रहे हैं हम, यहाँ भी 2 कर रहे हैं, नहीं, 2 एक ही जगह आएगा। और दूसरा इसका विलोम, यदि आपने कोई बिंदु उठा लिया, मान लीजिए मैंने ये बिंदु ले लिया, तो ऐसा नहीं है भैया यहाँ पे 2 बिंदु आ जाएंगे, नहीं, इस बिंदु पे एक ही बिंदु होगा, वो अद्वितीय होगा, मतलब एक ही होगा। जैसे इस बिंदु पे 3 है तो इस जगह पे 3 ही होगा, 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। और आप मन से कोई भी बिंदु बोल दो 20, तो 20 की जगह एक ही होगी पूरे में। ऐसे नहीं आप 5-10 जगह बना दो, नहीं बनेगी, केवल एक जगह होगी। तो ये अद्वितीय वाला बिंदु है, ये थोड़ा कंसेप्ट अच्छा है समझना आप, कि वो क्या करता है, अद्वितीय होता है। प्रत्येक बिंदु को क्या करता है, अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है और अद्वितीय को निरूपित करता है। तो कोई प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। मतलब कोई भी संख्या है उसको अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाएगा, कोई भी ले लो, 2, 5, 4। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय संख्या को निरूपित करता है। अद्वितीय संख्या को कर रहा है, कोई सा बिंदु ले लो, यहाँ जैसे मान लीजिए मैं इसके बीच में ले रहा हूँ, तो ये भी विद्यार्थियों अद्वितीय को कर रहा है। मान लीजिए दोनों के बीच में, तो 1/2 ले ली मैंने, तो ये अद्वितीय है, इसके जैसी और नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको 1/2, एक ही जगह मिलेगी, बस एक संख्या एक ही जगह मिलेगी। अब चूंकि इस पे वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जाता है, इसलिए संख्या रेखा को क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्या रेखा बोल दिया जाता है। तो ये वास्तविक संख्या रेखा के बारे में था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे आने वाले सवालों में जो महत्वपूर्ण जो काम में आने वाली प्रमेय है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रमेय विद्यार्थियों, न केवल 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, अपितु आप जब भी पढ़ोगे, मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, तो आपको ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ये एक ऐसी प्रमेय है जिस पे आप स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लें, ये हमेशा आपको काम आने वाली है। चाहे आप कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ें, कोई सी साल की मैथमेटिक्स पढ़ें, अब के बाद आपको हर क्लास में ये आएगी। बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत काम की चीज है। क्या है, पहली बात तो देखो, ये समकोण त्रिभुजों पे लागू होती है। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो किस पे लागू होती है, समकोण त्रिभुजों पे। अब समकोण त्रिभुज आपने 8वीं क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, हालांकि जब हम 6 प्रश्नावली की ओर रुख करेंगे तो वहां पे हम समकोण त्रिभुजों के बारे में और विस्तार से पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसमें क्या है, देखो मैं अभी थोड़ा बता दूं, समकोण उसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और त्रिभुज आप जानते हो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा, आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण कहलाएगा। जैसे साइड में मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री को दर्शाता है।
तो यहाँ पे एंगल बी पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 90 डिग्री है, ABC कोई त्रिभुज है, बी पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब आपको समझने वाली बात वो ये है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो जो 90 डिग्री वाली जो एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। इसके अलावा बाकी की जो अन्य भुजाएं हैं उनमें आपको ये देखना है कि अगर एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां एंगल दिया है ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर। अगर नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो फिर आप आधार और लंब को आपस में कहीं भी इंटरचेंज कर दो, उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विद्यार्थियों। अगर एंगल दिया है तो उसके सामने वाली भुजा आपको क्या लेनी है, लंब लेनी है। ये आप और 10th क्लास में जब हो जाओगे तो इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे। अभी आप ये ध्यान रखो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर थीटा दिया एंगल दिया है तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो गई, अन्यथा लंब आधार को बदल सकते हैं। शेष भुजा आपकी बेस कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो अगर इस भुजा का वर्ग करना है तो इसके और इसके बराबर होने वाला है विद्यार्थियों। तो ये प्रमेय है कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। मैं चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं इस पे आधारित। मान लीजिए देखो ये समकोण कोई त्रिभुज है, ये हम ABC ले रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा उदाहरण के रूप में ले रहा हूं मैं। चलिए तो ये मैं मान लेता हूं कि ये जो भुजा है आपकी ये 4 सेंटीमीटर की है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर की है, और आपसे पूछ लिया ये कितनी होगी, ये 90 डिग्री है। तो बताओ अब आप क्या करोगे, आप देखोगे सर समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस लग जाती है। पाइथागोरस क्या है आपकी बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो बताओ विद्यार्थियों आधार कितना है, ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, इधर वाली को लंब लेंगे, ये वाली आपकी आधार। तो आधार कितना है 3, तो 3 की जगह 3 का वर्ग, लंब कितना है 4, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग विद्यार्थियों 9, 3 का वर्ग मतलब 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना होता है 9, 4 का वर्ग 4 गुना 4 16, 16 9 कितना हुआ 25। ये किसका मान आया, कर्ण स्क्वायर का मान आया। अब यहाँ विद्यार्थियों समझना यह है कि स्क्वायर जब हटाना होता है, हमें कर्ण का मान चाहिए तो दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, अर्थात इधर जो स्क्वायर का साइन है ये हटाएंगे तो इधर की तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर आ जाएगा √25, यानी कि इधर से अगर रूट स्क्वायर हटाना है तो उधर रूट लग जाता है, और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 5, और वो जो सेमी में चल रहा था इसलिए सेमी ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बताओ विद्यार्थियों कोई समस्या है इसमें? मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल इजी टॉपिक है, आप एक बार देखें, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो लंब 4 दे रखा था, आधार 3 दे रखा है, कर्ण पूछा था, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की जगह 3, लंब की जगह 4, 3 गुना 3 करेंगे तो 9, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, कर्ण स्क्वायर बराबर 25। स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, और रूट लगेगा तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत विद्यार्थियों? चलिए एक और देखिए, अगर आपको आधार 1 दे दिया जाए, लंब भी 1 दे दिया जाए, तो कर्ण बताओ कितना होगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हम क्या करेंगे, हम आधार की जगह 1 लिखेंगे, लंब की जगह 1 लिखेंगे, तो फिर आपका कर्ण कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया 2। लेकिन ये कर्ण स्क्वायर का मान आया 2, आपको चाहिए कर्ण का मान, तो कर्ण का मान निकालना है। मैंने बताया था आपको कि अगर स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, रूट लगेगा। ये भी एक नियम है, ध्यान रखना, स्क्वायर हटाना है मतलब वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेना है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो बताओ कर्ण कितना आ गया, √2 आ गया। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? तो ऐसे करके बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे करने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि क्या क्या रहने वाला है। तो पाइथागोरस एक तरह से मेन बेसिक्स आधार है, बेसिक आधार है। पाइथागोरस के बिना हम ये कहें कि बहुत कुछ कर सकते हैं पाइथागोरस से, और पाइथागोरस नहीं है तो हम बहुत सारे सवालों में हम ये कहें कि
सुविधा नहीं रहेगी। पाइथागोरस से बहुत सारे क्वेश्चंस में सुविधा मिलती है, हालांकि त्रिकोणमिति में भी आप देखोगे 10th क्लास में जब पहुंच जाओगे तब। तो अभी यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भेजकर, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप हमें किसी भी तरह से बता सकते हो। तो विद्यार्थियों यहाँ तक ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद में हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 1.2 प्रश्नावली के 1.1 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम 1.2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा विद्यार्थियों, अगली स्लाइड आपके सामने है, जल्दी से जुड़ जाएं। देखिए, हाँ जी, चलिए कॉपी पेन साथ लेके बैठे, जिससे क्या है आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आए, साथ के साथ उतारते रहें। आपको समय मिल रहा है, पर्याप्त समय लिखने के लिए भी दिया जा रहा है, और अगर आप पीछे रह जाते हो तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रख लें, उनको आप बाद में लिख सकते हो। समझने पे ज़्यादा फोकस करें, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो बाद में आप लिख सकते हो। तो समझना जरूरी है विद्यार्थियों, अपने नोट्स बनाते रहें साथ के साथ। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है, किसी वजह से वंचित हैं, तो वह आप यहाँ पे अपनी तैयारी जारी कर सकते हो। चलिए विद्यार्थियों आगे देखिए, अगली स्लाइड में प्रश्नावली 1.2 से पहले जो उदाहरण दे रखे हैं मैं उन पे चर्चा कर लेता हूँ। पहला जो उदाहरण है वो ये कह रहा है, यानी उदाहरण नंबर 3 है, संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। √2 का निर्धारण करना है संख्या रेखा पे, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है विद्यार्थियों। √2 का निर्धारण आप ये बताएं, आपने संख्या रेखा देखी है? इस टाइप की संख्या रेखा होती है। ये मान लीजिए आपका -1 इधर और भी है, ये मैं कहता हूं कि 0, ये आपका 1, ये आपका 2, इस तरह के हो जाएंगे। और भी आगे ले सकते हो आप, इधर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। जो हमारे काम के मैंने उतने ले लिए। आपको करना क्या है विद्यार्थियों, देखें, अगर √2 का निर्धारण करना है, आप ये बताएं, हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, और पाइथागोरस प्रमेय में मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस तरह का कोई समकोण त्रिभुज है, एक इकाई अगर ये है और एक इकाई अगर ये है, एक इकाई अगर ये है, तो एक इकाई अगर आपके ये है, जैसे एक इकाई आपका ये है और एक इकाई आपका ये है, ठीक है विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। अगर एक इकाई है तो इसका मान कितना आया था बताओ? ये 90 डिग्री था। कर्ण का ये कितना आया था? √2। हमने अभी बताया था आपको इसका बारे में। और आप देख सकते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह 1 का वर्ग प्लस लंब की जगह 1 का वर्ग, 1 + 1 यानी 2, ये कर्ण स्क्वायर का मान, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? √2। अभी किया था ये कैलकुलेशन हमने जस्ट अभी, हाँ ठीक है। थोड़ा नहीं देखा तो वीडियो को पीछे लेके आप देख सकते हो इस बारे में। चलिए देखिए, करना क्या है आपको, देखो हमें पता है कि अगर एक इधर लें और एक ऊपर लें तो √2 आ जाता है, एक इधर लें एक इधर लें तो √2 आ जाता है। सेम वही काम करना है। तो 1 सेंटीमीटर मैंने क्या किया, एक इकाई इधर लिया, एक इकाई मैंने इधर लिया, यहाँ से 0 से एक इकाई लिया, और एक इकाई ऊपर लिया, वो भी बिल्कुल 90 डिग्री पे लंबवत। आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हो उस पर, और वहाँ 1 सेमी का चाप ले सकते हो। तो एक इधर लिया एक इधर लिया, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, और इसको इससे मिला दिया। अगर मान लीजिए ये बिंदु आपका A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, तो A और C को मिला दीजिए। देखिए 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 हमने ली थी। तो अब मुझे बताएं, सेम चित्र है, देखो ये वाला और ये वाला, तो ये कितना आएगा? √2। कितना आने वाला है विद्यार्थियों? √2। फिर आपको क्या करना है, देखो इसको परकाल से माप लेना है, इसको परकाल से माप लेना है, और माप के एक वृत्त बना देना है इस तरह से। और जैसे आप वृत्त बनाओगे यूं, तो आपका इस तरह का वृत्त बनेगा, और यहाँ पे इसको काट देगा, और इस बिंदु को नाम दे देना आप D। तो ये जो D है, A से लेकर D तक की जो दूरी है, ये आपकी √2 कहलाएगी। A से लेकर D तक की दूरी है, ये आपकी कितनी कहलाएगी? √2। मानी ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है आपका, ये कौन सा होगा? √2 होगा विद्यार्थियों। तो √2 का निर्धारण आप ऐसे कर सकते हो। ये आपका √2 का निर्धारण है।
रूट 2, संख्या रेखा पर रूट 2। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको, मैं समझ रहा हूँ कि आपको इस तरह से थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली रूप से जो प्रकार और उनकी सहायता से, स्केल वगैरह की सहायता से बिल्कुल एग्जैक्ट करके करने वाले हैं, तो वहाँ आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अभी आपको जब लास्ट में ये वीडियो के कुछ क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद में फिर आपका इसको वो प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जिससे क्या है आपको और थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। ये जो उदाहरण 4 है, ये भी इसके जैसा ही है, जैसे ये किया उसके जैसा ही है। देखिए विद्यार्थियों, करना क्या है, आप एक संख्या रेखा बनाओगे। संख्या रेखा पे आपका ये होगा 0, इधर आपका 1, इधर आपका 2, इधर आपका -1। सेम काम करना है। देखो √3 के लिए भी यही करना है। √3 के लिए आपको क्या करना है, ये ऐसी प्रोसेस है जिनके लिए आपको बार बार वही काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 0 से ही एक इधर लेना है और एक ऊपर लेना है, एक इधर एक ऊपर, और इसको मिला देना है। बताइए, तो ये होगा आपका 1, यहाँ से यहाँ तक का 1, यहाँ से यहाँ तक का 1, और ये कितना आया, ये आपका कितना आएगा, √2 आएगा। ये तो अभी किया था ना काम, सेम काम। तो इतना काम तो हमें यहाँ कर लेना है, तो √2 तक को तो सेम है। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब ये जैसे मान लीजिए A बिंदु, ये B बिंदु, ये C बिंदु। अब आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे आप 90 डिग्री बनाओगे इस वाली रेखा के ऊपर। तो जैसे ही आप 90 डिग्री बनाओगे, ये वाला कोण आप, ये पहले 90 था, ये 90 हो जाएगा। अब की बार आपको यहाँ 90 बनाना है। यहाँ 90 बनाया और इसको फिर यहाँ से इससे मिला देना है, और अब इतनी चाप खोलनी है और इस तरह से आपको घुमा देना है यूँ। तो आपका ये इस तरह से जहाँ भी आएगा वहाँ ये काट देगा। तो जैसे मान लीजिए ये आपका व्रत आता है, ये लीजिए, तो इस बिंदु को नाम दे दीजिए आप E, ये हो जाएगा आपका D। तो ये जो दूरी आई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये आपकी √3 होने वाली है विद्यार्थियों। कारण आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो ये वाला त्रिभुज लीजिए, ये दूरी कितनी ली थी आपने यहाँ से यहाँ तक की 1, ये 1 है, ये दूरी कितनी है, √2, और ये आपका कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है ज्ञात करना है, आधार कितना है, ये आपका आधार हो जाएगा √2, तो √2 का वर्ग प्लस लंब कितना है, ये आपका लंब हो जाएगा। तो √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो ये √2 का वर्ग कितना होने वाला है, √2 का वर्ग, √2 किसी भी संख्या में अगर रूट है और उसका वर्ग कर रहे हैं तो रूट हट जाता है। तो √2 का वर्ग होता है 2, √3 का वर्ग होता है 3, √4 का वर्ग 4, प्लस 1 का वर्ग कितना 1। तो विद्यार्थियों यहाँ से कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 3, और बताओ कर्ण का मान कितना आएगा, स्क्वायर हटेगा उधर रूट लगेगा, तो कर्ण का मान आ गया √3। तो बताइए कर्ण √3 है, और यही तो है कर्ण। तो ये कर्ण कितना आने वाला है, √3। तो जब ये √3 है, इतनी लंबाई तो हमने इधर काटी है, तो ये वाला बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, √3 होने वाला है। तो ये आपका √3 का निरूपण था। हालांकि इसकी वीडियो भी आपको जल्दी प्रैक्टिकल रूप में मिल जाएगी वीडियो खत्म होने पर। तो ये √3 का निर्धारण था। जिस प्रकार से √2 किया उसी प्रकार आगे बढ़ा के √3। अब आप ऐसे ही √4 कर सकते हो, √5 कर सकते हो, √6, √7, एक एक करके बढ़ाते जाएंगे इसको, और ये आगे बढ़ता जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आगे बढ़े, यस, थंबनेल ओके। चलिए देखिए, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 ये आपको समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज करें आप, अगर थोड़े बहुत दिक्कत आ रही है तो। आगे बढ़े, अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों पे आते हैं। और प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, और वो क्या है, वो है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, अपने सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब आपको बताना है कि ये जो 3 कथन लिखे हुए हैं ये सत्य हैं या असत्य हैं। बस आपको इतना सा बताना है कि सत्य है असत्य, और वो कारण भी दे देना है। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी सर बिल्कुल सत्य है, हमने पढ़ा था कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्या होती हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं वो सब वास्तविक संख्या होती हैं। तो यही तो बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है सर। हाँ, ये क्या है, सत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
ये लिख देंगे विद्यार्थियों, एक वास्तविक संख्या होती है। कोई डाउट है? चलिए नहीं है, आगे बढ़े तो ये सत्य हो जाए। अगला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। m एक प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से अनंत तक की संख्या है। और ये कह रहा है कि संख्या रेखा पे कोई भी बिंदु ले लो, ये लीजिए, ये आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरह से ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु इस रूप का होता है जी। मान लिया रूट 1 है, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, ये आ जाएगा। रूट 4 है, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ये आ जाएगा। रूट 9 है, 9 का वर्गमूल 3 है, ये आ जाएगा। यानी कि रूट 1 रूट 4 रूट 9 इस टाइप से प्राकृत संख्या लिख रहे हैं। हमारा 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ऐसे करके आते जाएंगे। चलिए, पर विद्यार्थियों ये बताओ मुझे तो कि अगर ये -3 है, कि ये कहाँ से आएगा? प्लस वाले तो चलो आ जाएंगे, ये माइनस वाले कहाँ से आएंगे? इनको आप उस टाइप से कैसे लाओगे? यानी ये जो माइनस इस रूट के m के टाइप में है, ये माइनस के कहाँ से लाओगे? प्लस के तो चलो हमने देख लिए कि आ रहे हैं, पर ये माइनस के कहाँ से आएंगे? नहीं आ सकते विद्यार्थियों माइनस के। तो ये कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि ये माइनस वाले इसमें इधर की तरफ के नहीं मिलेंगे। उधर वाले तो चलो मिल भी रहे हैं आपको, पर इधर से कहाँ से मिलेंगे? 0 कहाँ से मिलेगी? m तो आपने क्या ले लिया? प्राकृत संख्या ले ली। ऐसी कौन सी संख्या रखोगे इसमें कि उसका वर्गमूल 0 आ जाए? नहीं आएगा। तो 0 कहाँ से लाओगे? दिक्कत है ना विद्यार्थियों, क्योंकि m प्राकृत संख्या है तो नहीं आ सकता, क्योंकि 0 का वर्गमूल ही 0 होता है। और किसका 0 लाओगे आप? तो ये नहीं है, ये असत्य। अगला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो इसी का उल्टा है विद्यार्थियों, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत है। हमने क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। कारण क्या लिख दोगे? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अकेली अपरिमेय नहीं होती, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पहले का। तो एक बार ये देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार इसका। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो देखो, प्रश्न संख्या 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आपको बताना है कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते? नहीं होते। तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो। बिल्कुल बता सकते हैं, एक नहीं आप बहुत सारी बता सकते हो। आप ये बताएं, √4 कितना होगा वर्गमूल? 2 होगा। धनात्मक पूर्णांक है, वर्गमूल कितना आया? 2। और 2 कैसी संख्या है बताओ? एक परिमेय संख्या, अपरिमेय तो नहीं है। 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और ले लीजिए आप, 9 ले लीजिए, 3 है, 16 ले लीजिए, 4 है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आप बता सकते हो जिनके वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। और प्रश्न यही कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बता दो जिसका वर्गमूल वो धनात्मक होनी चाहिए और उसका वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। अरे हम तो बहुत बता दें, ये कह रहा है कि सबका अपरिमेय होता है। जी साहब, होता ही नहीं है सबका अपरिमेय, कुछ का अपरिमेय होता है, कुछ का परिमेय होता है। अगर ये बात बोलता तो बात जचती। ये कौन सी बात है कि सबका अपरिमेय होता है? बिल्कुल कथन गलत है, तो हमने ये गलत बोल देंगे। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। अब की बार √5। अच्छा, √5 के लिए मैं आपको एक समझाता हूं। देखो, अगर आप क्या करो, इधर की तरफ 2 इकाई ले लो और ऊपर की तरफ 1 इकाई ले लो। इधर की तरफ 2, उधर की तरफ 1, और इसको मिला दो, तो ये 90 डिग्री बनेगा। ये आपका कर्ण बनने वाला है। तो अब आप ये बताएं मुझे
कि ये कर्ण निकालना है हमें, तो कैसे आएगा? तो कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है 2, तो 2 का वर्ग। कर्ण लंब कितना है 1, तो 1 का वर्ग। तो यहां से आपका कर्ण स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 गुना 2, 2 का वर्ग 4, 1 गुना 1, 1 का वर्ग 1। तो कर्ण स्क्वायर कितना आ रहा है? 4 और 1 5। तो कर्ण का मान कितना आ रहा है? स्क्वायर हटेगा उधर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा उधर रूट लगेगा, तो कितना आया? के का मान √5। यस सर, √5 आ गया, यही तो चाहिए था। तो √5 अगर संख्या रेखा पे निरूपित करना है तो उसको पाइथागोरस में मान रख के एडजस्ट करें कि 5 कैसे आ सकता है। हमने मान रखा कि 2 और एक तरफ और एक तरफ 5 बन गया, बस हो गया काम। यही करना है। एक संख्या रेखा लेंगे और संख्या रेखा पे मान लीजिए 0, इधर माइनस के हैं, इधर आपका 1, इधर आपका 2, इधर आपका 3। करना क्या है विद्यार्थियों? आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 इकाई इधर ले लेना है, 2 इकाई इधर ले लेना है। ये आपका बिंदु मान लीजिए ए है, ये आपका बिंदु बी है, ये आपका बिंदु बी है। 2 इकाई और 1 इकाई ऊपर ले लो, 2 इकाई इधर, 1 इकाई इधर, इसको मिला दीजिए। तो अब ये तो हो गया आपका 1 इकाई, यहां से यहां तक हो गया आपका 2 इकाई। अब पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने लगाई थी, और पाइथागोरस प्रमेय से आपका ये कितना आने वाला है? √5 आने वाला है। और जैसे ही √5 आएगा, आप एक वृत्त काट दीजिए यहाँ से, इस तरह से ये चाप काटेंगे, चाप काटोगे आप इतनी त्रिज्या का, ये चाप काटोगे तो ये जो भी बिंदु आपका आने वाला है, जो भी बिंदु आपका आने वाला है, ये वाला बिंदु, इसको आप नाम दे दीजिए डी। ये जो डी है ये आपका कितना है? √5। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो √5 आने वाली है विद्यार्थियों, 5 इकाई, √5 इकाई। तो ये √5 हो गया। तो इस टाइप से आपको √5 दर्शाना है, 2 इकाई इधर, 1 इकाई इधर। तो थोड़े थोड़े से आप ये हिंट के लिए ध्यान में रखना कि अगर 2 दर्शाना है तो पाइथागोरस में 1 इधर लेंगे, 1 इधर लेंगे, तो वो जो त्रिकोण बनेगा, कर्ण बनेगा, वो √2 बनेगा। 3 के लिए क्या करना है? पहले 2 निकालेंगे, 2 पे फिर वो 90 डिग्री बनाएंगे, √2 + 1 3 बनता है। 5 का क्या करना है? 5 के लिए आपको क्या करेंगे? एक तरफ 2 लेना है, एक तरफ 1 लेना है। तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 और 1 4, 2 का वर्ग 4 और 1 5, तो 5 आ जाएगा वो √5। ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन बैठाएं, अगर जिसका बैठ जाए उसका ठीक है, नहीं बैठे तो फिर एक वो अलग केस है। हालांकि आगे हम एक और नियम पढ़ने वाले हैं इन अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करने का, कि अपरिमेय संख्याओं को निरूपित कैसे करते हैं। तो वो एक नियम और पढ़ने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि हाँ अपरिमेय संख्याओं को किस तरह से हम निरूपित करने वाले हैं। तो वो और एक नियम है। तो बाकी की जो बची संख्याएं हैं उसको हम अगली प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। हाँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम और आगे चर्चा करते हैं। चर्चा किस पे करनी है मित्रों? देखिए, √2, √3 और √5। अब ये 3 क्वेश्चन हमने किए थे प्रैक्टिकली रूप से, ये हमने अभी बोर्ड पे आपको बताया था, √2, √3, √5। ये तीनों क्वेश्चनों की आपको वीडियो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर आपको प्रैक्टिकली रूप से तीनों क्वेश्चनों को समझाया जा रहा है, √2, √3, √5। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको उनकी प्रैक्टिकली वीडियो मिलने वाली है। चलिए विद्यार्थियों, अब आपके सामने प्रैक्टिकली रूप से हम देखते हैं कि किस तरह से आपको ये बनाने हैं, किस तरह से संख्या रेखा पर √2 को दर्शाना है, किस तरह से √2, √3, √5, इन 3 क्वेश्चनों के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको √2 को दर्शाना है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, √2 के लिए एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाता हूँ। देखिए, एक संख्या रेखा का निर्माण करने वाले हैं हम, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इसका निरूपण करने वाले हैं। तो एक संख्या रेखा बना दीजिए सबसे पहले तो। इस तरह से एक संख्या रेखा बनाई हमने, और ये मैंने कुछ पॉइंट हैं जो लगा दिए हैं।
ये लीजिए, ये संख्या रेखा है, इसको आप इस तरफ से एक तरफ और ये दूसरी तरफ, ये आप चाहो तो 0 ले सकते हो, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें विद्यार्थियों, अब हमने आपको बताया था कि अगर आपको √2 बनाना है तो √2 के लिए आपको क्या करना होगा, एक इधर और एक ऊपर की ओर। तो जितना आपने इधर लिया है उतना ही आप कहाँ लोगे, ऊपर की ओर। और कितने डिग्री पर लोगे विद्यार्थियों, 90 डिग्री पर। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको देख सकते हो कि कितना है उतना ऊपर ले लेंगे। यहाँ मैंने क्या है कि दुगुना इकाई जो है आपकी वो डबल कर दी है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण लेना है ऊपर की ओर, 90 डिग्री का कोण लेना है, जिससे क्या है आपको वो ये बराबर में दिख जाए। 90 डिग्री इस एक के ऊपर, एक इकाई इधर एक इकाई ऊपर की ओर। दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से जी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। एंगल नहीं बनाना है, केवल आपको ये लीजिए एक बिंदु लगाया है मैंने, और आपको तो लंबाई तो केवल एक इकाई लेनी है, बस ज़्यादा लेनी ही नहीं है विद्यार्थियों। तो एक इकाई के बराबर इधर में ऊपर उन दोनों रेखाओं के बीच में सीधी, बिल्कुल सीधी लेनी है। तो बिल्कुल सीधी आप लोगे एक इकाई, ये लीजिए। तो ये बिल्कुल सीधी एक इकाई हो जाएगी। शायद दिख नहीं रही है लाइन, मैं गहरी कर देता हूं इस लाइन को। एक इकाई ये आपको दिख रही है स्पष्ट रूप से, ये एक इकाई इधर है और एक इकाई इधर है। अब हम क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों, यहाँ से जो हमने लाइन बनाई है, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये कितने इकाई की है, एक की। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, एक की। और ये जो लाइन है ये भी कितने की है, एक इकाई की। अब क्या कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि ये बिंदु आपका ए है, इस बिंदु को नाम बी दे दो, और ये बिंदु आपका हो जाएगा सी। और यहाँ आप सभी को पता है कि हमने 90 डिग्री बनाया है। अब इनको मिला देंगे, ए को और सी को मिला देंगे। ए और सी को मिला दीजिए। तो ए और सी को जब हम मिलाएंगे, तो ए और सी को मिलाने से जो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा, और वो समकोण त्रिभुज प्राप्त होने वाला है। ये लीजिए, ए और सी को मिलाया तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में मैं थोड़ी सी आपको समझा दूं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी कितना है विद्यार्थियों, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। तो अब मुझे बताओ, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होगी वो आपका क्या होगी, कर्ण होगी। और आप भुजा लंब ले सकते हो, और ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे सुनिए। तो इस त्रिभुज में इसलिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री वाले में लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय रहने वाली है। आधार कितना है विद्यार्थियों, 1 का वर्ग प्लस लंब कितना है, 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। तो यहाँ से आपका कर्ण का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2। कर्ण का स्क्वायर 2 आया है, तो कर्ण कितना आएगा, मैंने बताया था आपको कि यदि कर्ण स्क्वायर का मान है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेंगे तो कर्ण स्क्वायर का तो आएगा कर्ण, और 2 का नहीं आएगा, इसलिए इधर क्या लग जाएगा, √2। यानी कर्ण कितना आ गया, √2। यानी कि कर्ण की जो लंबाई है वो कितनी आ गई विद्यार्थियों, √2। यानी कि मैं कह सकता हूं कर्ण कौन सा था आपका, ये वाला AC। तो ये कितना आ गया आपका, √2। अब ये √2 आ गया। अब आपको क्या करना है, सुने। अब आपको अपनी परकाल लेनी है, और परकाल में ये देखना है कि ये जो दूरी है ये आपकी √2 है। यहाँ से आप इसको मापना, मैं ये माप लेता हूँ, ये कितनी आ रही है, ये देखो।
ये √2 है। तो अब आपको क्या करना है, इतनी ही त्रिज्या का यहाँ पे परकाल को ए पे रखना है। ए पे रखने के बाद में एक चाप खींच देना है संख्या रेखा की ओर जी। ये लीजिए, ये लीजिए, क्या किया, ए पे परकाल को रखा और एक चाप खींच दिया। ये चाप जहाँ भी जाता है, ये चाप जहाँ भी जाता है, मान लीजिए चाप कहाँ पे आया, ये चाप यहाँ पे आया, तो ये जो आपका बिंदु आया इसको नाम आप डी दे दीजिए। और ये जो डी है यही आपका √2 है, यही आपका कितना है, √2। यानी कि ये जो बिंदु है ये आपको किसको दर्शा रहा है, √2 को दर्शा रहा है। यानी कि इस ओ से लेकर ये जो डी तक की दूरी आई है आपकी, ओ से लेकर ये डी तक की जो दूरी आई है ये आपकी कितनी है विद्यार्थियों, √2, √2। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है √2 को दर्शाने का। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखिए इनके जो स्टेप्स हैं कि किस किस तरीके से हमने किया, इनको आप देख सकते हो। ये आप एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमने ये सब किया है, किस तरह से हमने ये स्टेप्स लिखे हैं, तो आप ये समझ में भी आएगा। देखो स्टेप साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको स्टेप्स में, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर O0 से दाईं तरफ 1 इकाई दूरी पर लंबवत 1 इकाई लंबाई ली। यानी 0 से यहाँ से दाईं तरफ इधर की ओर, ये दायां है, इधर की तरफ बायां है, तो आपको दाईं तरफ लेना है, मतलब इधर साइड में लेना है। 1 इकाई इधर ली और 1 ऊपर ली, 1 इधर ली 1 ऊपर ली, लंबवत 90 डिग्री 1 इकाई ली। उसके बाद में आपको क्या करना है, ए को सी से मिलाना है। अब ए को सी से मिलाया, फिर देखो त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी में बी 90 डिग्री है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी हमने इस तरह से ज्ञात किया था, कर्ण क्या है आपका ए सी, तो ए सी कितना है आपका √2। आगे ए सी जैसे ही प्राप्त होगा √2, ए सी कितना प्राप्त होगा √2, तो ए सी के बराबर त्रिज्या, ए सी के बराबर त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर चाप काटा। यानी ए सी के बराबर त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर ए से चाप काटेंगे, ए से चाप काटेंगे, और वो चाप कहाँ काटता है, डी पे काटता है। चाप डी पे काटता है संख्या रेखा को, और ये जो दूरी है, अतः ए डी बराबर कितना आ जाएगा √2, ए डी बराबर कितना आ जाएगा √2। यानी कि ये जो बिंदु है आपका, ये बिंदु कौन सा होने वाला है, √2 होने वाला है मित्रों। तो ये इस तरह से आपको √2 का क्या करना है, डायमेंशनल करना है। अगर √2 की जगह √3 होता तो भी हम इसी प्रकार से करते। एक बार आप √3 का देखिए, ये आपने देखा, ये आप उतार सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण नंबर 4, अभी हमने उदाहरण 3 किया, अब उदाहरण 4 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 4 कह रहा है कि वास्तविक संख्या पे √3 का निरूपण कीजिए। तो अब की बार, पिछली बार √2 था, अब की बार √3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो प्रोसेस मैंने √2 तक की थी उसको तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ भी आपको वही काम करना है जो पिछले उसमें किया था हमने। पिछले वाले में क्या किया था हमने, पहले √2 बनाया था, तो √2 यहाँ भी बन रहा है। तो एक बार मैं जल्दी से √2 बना लेता हूँ, आप एक बार देखिए, जल्दी जल्दी देखते चलें आप कि √2 हमने किस तरह से बनाया था। एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो √2 के लिए हमने सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाई थी, और उसके बाद में फिर हमने कुछ बिंदु प्लॉट किए थे। हमने दर्शाए थे कि ये कुछ बिंदु हैं जो समान समान दूरी पे हैं, ये लीजिए। फिर क्या किया था हमने, ये आपका हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हमने लिया था 2, ये हो जाएगा 3, और आगे भी इसी प्रकार। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि एक दूरी पर आपको लंबवत फिर 90 डिग्री बनाना है। तो पहले 90 डिग्री बनाते हैं, जिससे क्या है, थोड़ा गलती की संभावना कम रहे, जिससे क्या है, सीधी लाइन आए। लाइन सीधी आना जरूरी है। तो पहले आप 90 डिग्री का अनुमानित बना लें, एक से, बिंदु 1 से। तो एक वाले पॉइंट से 90 डिग्री मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ लिया। अब क्या करूँगा मैं, वो जो दूरी है उसको मिलाऊंगा मैं, और 1 के बराबर ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। ऊपर की तरफ कितना लेंगे, 1 से 1। तो इस बिंदु से, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है।
एंगल बिल्कुल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है। और मैंने अब ऊपर की तरफ एक ले लिया, ये तो ये इधर एक था, इधर एक है, फिर इसको मिलाया, ये लीजिए। तो अब इतना जो काम किया हमने वो मैं बता देता हूँ आपको। ये एक है, ये भी आपका एक है, यहाँ से यहाँ तक का एक है, ये भी एक है। ये बिंदु आपका हो जाएगा ए, ये बिंदु आपका है बी, ये है आपका सी। ये 90 डिग्री बना था। अब उसके बाद अब क्या करेंगे मित्रों, अब AC पर आपको 90 डिग्री बनाना है। तो उसके लिए वही पहले 90 डिग्री बना दें, फिर एक सेमी चाप काटेंगे। तो चांदे की सहायता से हम 90 डिग्री बनाने वाले हैं मित्रों। देखिए विद्यार्थियों अच्छे से, इस लाइन को आपको वहाँ रखना है और जो पॉइंट है उसको बिंदु पे रखना है जहाँ से आपको एंगल लेना है। तो आपका एंगल इस तरह से आ रहा है, थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है, जी जी, अभी नहीं जाएगा ऊपर की ओर, केवल हमें बिंदु 90 डिग्री का बनाया था, थोड़ा स्पष्ट ये दिख जाएगा यहाँ से, और ये बिंदु हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री और अपन को लेना है कितना मित्रों, 1 सेंटीमीटर। तो ये 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी कितना है अब 1। तो देखो जिस प्रकार हमने √3 की रचना की थी उसमें हम √2 तो हम ले ही आएंगे, ये हमें पता चल गया। क्या, थोड़ा लिख देता हूँ मैं। देखो चूंकि आपको पता है AB बराबर तो कितना है 1 इकाई, AB बराबर 1 इकाई है, BC बराबर 1 इकाई है, ये हमने लिया था। इसलिए त्रिभुज ABC में कोण भी बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर कितना आ जाएगा √2। ये वाला, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने जस्ट ही किया था कि AC कितना आता है, ये वाली भुजा √2 आती है। तो ये आ गई √2। फिर क्या किया, ये बिंदु ले लिया हमने D। तो अब हमें दिया है AC तो हो गया √2, तथा CD कितना लिया है 1 इकाई, ये CD भी 1 इकाई लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 इकाई। अब क्या कर रहे हैं, इसको मिला दे रहा हूँ मैं, A को D से मिलाया, A को D से मिला रहे हैं, ये 90 डिग्री है। अब बताइए इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है। तो इस त्रिभुज में हम कर्ण की बात करेंगे तो ये वाली भुजा कर्ण होगी AD। तो AD का मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ACD में कौन सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा √2, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। 1 का वर्ग, √2 का वर्ग होता है 2, √2 का वर्ग होता है 2, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, वर्ग करते हैं तो 2 + 1 का वर्ग 1। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। तो कर्ण स्क्वायर 3 है, तो कर्ण बराबर कितना आएगा, 3 का वर्गमूल √3। और कर्ण कौन सी भुजा थी, AD। तो AD कितना आ गया, √3। ये हमने यहाँ से निकाल लिया, AD बराबर √3। और यही तो करना था, AD बराबर √3। तो जैसे ही √3 आया, फिर मैंने बताया था आपको कि AD के बराबर प्रकार लेनी है आपको, AD के बराबर चाप खोल लेना है और एक सर्कल बना देना है थोड़ा सा, जो इधर की तरफ आ जाए। ये आपको घूमते हुए एक सर्कल बना देना है इधर की तरफ। जहां भी ये काटेगा दिखाई दे रहा होगा आपको, इस जगह पे ये काट रहा है। तो ये जो बिंदु है इसको नाम दे दो आप E, और ये बिंदु आपका कौन सा कहलाएगा, ये होगा आपका √3।
तो ये बिंदु आपका कितना है, √3। तो √3 को अगर आपको दर्शाना है तो इस जगह पे होगा, बिंदु ई पे। बिंदु ई पे कितना होगा, √3। तो और यहाँ से लेकर जो √3 तक की दूरी है, ये ई तक की दूरी है, ये आपकी √3 होने वाली है। तो ये था वास्तविक रेखा, संख्या रेखा पर √3 का निरूपण। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार इसके स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या किया हमने। देखिए सर्वप्रथम क्या किया हमने, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर 0 से दाईं तरफ 1 इकाई दूरी, लंबवत 1 इकाई दूरी ली, यानी 1 इकाई इधर लेनी है, 1 इकाई ऊपर लेनी है। हमने बताया था ए बी बराबर 1 इकाई, बी सी बराबर 1 इकाई। 1 इकाई लेंगे, ए को सी से मिलाया, बी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ए सी कितना निकाल लिया, √2। पाइथागोरस से AC कितना आ जाएगा, √2। अब ये AC √2 आ गया, तो अब AC पर बिंदु C पर लंबवत 1 इकाई दूरी ली, AC पर C से एक लंबवत दूरी ली, तो ये भी 1 इकाई हो जाएगा। ये √2 इकाई है, ये 1 इकाई है, तो ये वाला आपका कितना है, √2, और ये कितना है, 1। तो अब आपने क्या किया, इसको मिला दिया, AD को मिलाया। तो ACD में हमने यहाँ निकाला है, ACD में C 90 डिग्री है, तो अब AD, पाइथागोरस प्रमेय से AD कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया, कितना आया, ये √3 आया। और जब ये √3 है, अगर ये √3 है तो फिर हमने चाप काट दिया, और जहाँ भी जाता है वो √3 पे ही जाके मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3, और अगर संख्या रेखा पे देखें तो ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये √3 होने वाला है। तो अतः AE बराबर कितना है, √3 इकाई है। तो विद्यार्थियों ये आपको समझ में आया होगा, ये अपना हो जाएगा √3 वाला। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अगले की, √5 की। चलिए विद्यार्थियों √5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, और √5 में भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। हमने एक संख्या रेखा बना दी, और संख्या रेखा पे कुछ बिंदु बनाएंगे जो समान समान दूरी पर रहने वाले हैं। ये कुछ बिंदु बनाए हमने, ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, और आगे इसी प्रकार। तो ये समान समान दूरी पे बिंदु हैं, एक एक इकाई पे हमने ये बिंदु ले लिए। अब क्या करेंगे, देखो 5 के लिए हमने बताया था, 5 के लिए क्या किया था हमने कि एक तरफ 2 लिया था, एक तरफ 1 लिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 इकाई लेंगे, और ऊपर की तरफ 1 इकाई लेंगे। तो 1 इकाई के लिए हम 90 डिग्री बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 2 इकाई ले ली। इस बिंदु को नाम A दे दिया, और इस बिंदु को नाम B दे दिया, तो ये B बिंदु हो जाएगा। और इस पर क्या करने वाले हैं, हम एक 90 डिग्री की रचना करने वाले हैं। तो एक B पे 90 डिग्री की रचना कर देंगे, ये वाले 2 नंबर पे, और 2 पे जैसे ही 90 डिग्री की रचना होगी, इस पे हम कितना चाप ले लेंगे, 1 इकाई का चाप ले लेंगे। तो इस पे 1 इकाई का चाप लेंगे, ये लीजिए 1 इकाई का चाप ले लिया, ये 1 इकाई का चाप हो जाएगा। ये हो गया A, ये हो जाएगा C, और इस बिंदु को नाम दे देंगे हम B। ये बिंदु हो गया B। अब हम A को और C को मिला देंगे। A को और C को मिला दीजिए। A को और C को मिला दिया मित्रों, A और C आपको दिखाई दे रहा होगा, A और C को मिला रहे हैं, A और C को मिला दिया। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, अब यहाँ की दूरी कितनी है बताओ, ये वाली दूरी तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की तो 1 इकाई है, और ये वाली दूरी कितनी है, 2 इकाई। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 2 इकाई। तो अब एक बार आप समझे, मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा त्रिभुज, ABC में, ABC में क्या पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, बिल्कुल लग रही है। कौन B बराबर कितना है, 90 डिग्री, इसलिए आता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर। अब इसमें कर्ण कौन सी भुजा है बताओ, कर्ण है इसमें क्या, OC। तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी,
तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपका आधार कितना है, आधार है 2, तो 2 का वर्ग प्लस लंब है 1 का वर्ग। 2 का वर्ग 2 गुना 2, 1 का वर्ग 1, तो कर्ण कितना आ गया यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5। तो कर्ण कितना आएगा, स्क्वायर 5 है तो कर्ण कितना होगा, रूट ले लेंगे, तो 5 का रूट लेंगे तो √5। कर्ण कौन सी भुजा थी, AC, तो AC बराबर आ गया √5। यानी कि अब आपने ये निकाल लिया √5, ये 1 2 और ये √5। तो वही काम करना है, हमें √5 ही चाहिए था, √5 आ गया। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना था कि √5 इस तरह से आता है। तो अब हम प्रकार इतनी खोलेंगे और चाप काट देंगे। A से लेकर C तक की एक प्रकार की नोक खोली और एक सर्पिल काट देंगे। ये लीजिए, सर्पिल काट दिया। जहाँ पर भी ये मिलते हैं, जहाँ भी ये बिंदु आता है संख्या रेखा पे, ये जो बिंदु है आपका, ये दर्शाएगा √5 को, और इस बिंदु को नाम दे दो D। तो यानी कि अब आप बोल सकते हो O से लेकर D तक की जो दूरी है ये √5 है। ये कितनी है, √5। तो इस तरह से आप √5 की रचना कर सकते हो, √5 की रचना कर सकते हो मित्रों। तो इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे वो देख लें एक बार। आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि सर्वप्रथम आप क्या करोगे, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर शून्य से दाएं तरफ 2 इकाई लंबाई का लंबवत 90 डिग्री पर एक दूरी लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 लेंगे, ऊपर की तरफ 1 लेंगे लंबवत 90 डिग्री पर। उसके बाद आप A को C से मिलाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से AC ज्ञात करेंगे। AC कितना आ जाएगा, ये कर्ण है, ये पाइथागोरस से अभी हमने देखा, ये कितना आएगा √5। अब हमें AC √5 प्राप्त होता है। AC के बराबर त्रिज्या लेकर, AC के बराबर त्रिज्या या चाप लेकर संख्या रेखा पर चाप काटेंगे, जो संख्या रेखा को किस पर मिलता है, D पे। ये संख्या रेखा को किस पे मिलेगा, D पे मिलेगा। अतः AD बराबर कितना आ गया, AD, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, √5। तो यही तो था √5, और क्या है। तो यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा होगा विद्यार्थियों, पसंद आ रहा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। हालांकि वो क्लास का प्रयोग है, नॉर्मल तरीके से आप घर पे उसका अभ्यास कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको 2-3 स्टेप उसकी बता देता हूँ कि किस तरह से आपको वो हल करना है। ज़्यादा परीक्षा उपयोगी कम है, वो केवल और केवल प्रैक्टिस बेस पे है। आप थोड़ा स्केल वगैरह जो है, पेंसिल प्रकार चलाना अच्छे से सीख जाएं, थोड़ा बहुत और इनकी समझ बढ़ जाए, उसके लिए है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की सहायता से रचना कीजिए। वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है आपको। तो क्या करना है आपको, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट OP खींचिए। एक एक इकाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9 में साइड में आपको चित्र दे रखा है। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। अब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 PN प्राप्त कर लेंगे। उन्हें मिलाकर आप √2 √3 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। यानी कि आपको ये बता रहा है कि आप इस तरह से प्रयोग करके, अब आपकी समझ में कितना आया कितना नहीं आया अभी मैं आपको इसको बताता हूँ। चलिए, इसको क्वेश्चन आपने देख लिया और आप बुक में देख सकते हो क्वेश्चंस के बारे में। करना क्या है वो सुने आप। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें एक इकाई का एक रेखाखंड खींच देना है। एक इकाई का एक क्या करना है, रेखाखंड। तो हम एक इकाई का एक रेखाखंड खींच रहे हैं। देखना बिल्कुल बीचों बीच ले लेते हैं, जिससे क्या है थोड़ा सा ये बढ़ता चला जाएगा लगातार, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। एक इकाई का एक रेखाखंड खींचते हैं, बिल्कुल सीधा ही ले लेते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले सकते हो आप। जैसे जैसे बढ़ोगे आपको बड़ा दिखेगा। हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 5-7 स्टेप्स करेंगे, आप इसको आराम से कर सकते हो। ये जो मूल बिंदु है इसको मैंने माना O। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, चलो ठीक है। ये ले लिया हमने P1, ये ले लिया हमने P1।
तो ये इकाई कितनी है? 1। ये इकाई 1 है। अब ये कह रहा है कि इस पे एक 90 डिग्री की रचना करो और 1 इकाई खींचो। सेम काम अभी किया था हमने ये वाला, तो इस पे वही 1 इकाई ऊपर खींचना है। तो 1 इकाई ऊपर खींच देंगे इस पे। ये लीजिए 1 इकाई खींचा, उसके बाद में यहाँ 90 डिग्री बनेगा, इसको इससे मिला दीजिए। तो ये भी 1 है, ये भी 1 था। तो इस तरह से आपको √2 प्राप्त हो जाएगा, इसका ये कहना है। तो इस तरह से आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? √2। तो अब आपको कितना प्राप्त हो गया? √2। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे फिर 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना देता हूँ एक बार फिर से। तो एक 90 डिग्री और बनाएंगे यहाँ पे। तो कक्षा का क्रियाकलाप है, आप इसको घर बैठ के आसानी से धीरे धीरे करके कर सकते हैं। फिर एक 90 डिग्री बनेगा और इसको जैसे ही मिलाएंगे हम, तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। वही 1 सेंटीमीटर का 1 इकाई जो भी ले रहे हो आप वो ले सकते हो, और इसको इससे मिला दीजिए। ये भी 1 इकाई था। तो अब जो प्राप्त हुई ये P2 हो जाएगा, ये P3 हो जाएगा। अब जो प्राप्त हुआ आपको वो आपका कितना होने वाला है? ये आपके √3 को दर्शाएगा। तो √2 हो गया, √3 हो गया, ये हमने पहले कर लिया था। अब आपको क्या करना है? फिर आपको P3 पर 90 डिग्री की रचना करनी है। P3 पर एक 90 डिग्री का रेखाखंड खींचिए। तो हम एक P3 पर 90 डिग्री का रेखाखंड बनाते हैं। ये हो जाएगा P3, और इस पर 90 डिग्री का रेखाखंड बनाए, इसको मिला दीजिए। ये एक लंब को मिला दिया इस पर, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री था, इसको और मिला दिया। जैसे आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपका P4, ये P4 हो जाएगा। और अब की बार जो आपको दर्शा रहा है ये आपके √4 को दर्शा रहा है। फिर क्या करोगे? सेम प्रोसेस, एक बार फिर 90 डिग्री बनाओगे। अब की बार P4 पे 90 डिग्री बनाओगे। ये लीजिए, और इसको मिलाओगे। केवल 1 सेंटीमीटर का खींचना है, 1 इकाई का, मतलब जितनी भी इकाई आपने एक मानी है, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच जो भी ले रहे हो आप, इसको इससे मिला देना है। ये बिंदु P5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √5। इतनी ये जो दूरी है ये √5 के बराबर है। तो इस तरह से आपको लगातार करते चलना है। मैं एक और कर देता हूँ आपके लिए, सुविधा के लिए, और आप इसको, इस सर्पिल को लगातार बढ़ा सकते हो जितना चाहें उतना। तो विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन 4 था। तो अब हम एक 6 का और निकाल लेते हैं कि √6 कैसे आएगा। इसी प्रकार आपको अगर √7 चाहिए तो आप 7 निकालिए, 8 चाहिए तो 8 निकालिए। एक एक करके आप बढ़ा सकते हो इसको। तो ये लगातार आपका सर्पिल एक अच्छा सर्पिल दिखने लग जाएगा आपको P6, और ये जो आपका है ये आपका हो जाएगा √6। तो ये था आपका सर्पिल। आगे आप इसी प्रकार से इसको और बढ़ा सकते हो विद्यार्थियों। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, पर हमने अच्छे से पूरा डिस्कस किया है। जितना भी हम समझ सकते थे उसको 2-2, 3-3 बार हमने प्रैक्टिकली रूप से देखा है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। और हमने डबल एक एक क्वेश्चन को मतलब हमने डबल तरीके से पढ़ा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो विद्यार्थियों। तो चलिए आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपने मित्रों को भेजिए, उनको उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको बताएं कि यहाँ पे क्लास 9th की मैथमेटिक्स के लिए विशेष क्लासेस चल रही हैं, उन्हें जोड़िए।
अपने सभी साथियों को बताएं, क्लासमेट्स को बताएं, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका क्या मिले, लाभ मिल सके। ठीक है विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद है आ रहा है तो लाइक करें, और शंका है तो कुछ कमेंट आप कर सकते हो, जिससे जो भी शंका है आप उसकी वो बता सकते हो। तो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।